गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। माफ़ी इस बात की कि आज फिर 6 बजे क्लास नहीं हो पाई, रात को करना पड़ा। एक्चुअली कुछ काम था जिसके कारण से क्लास नहीं हो पाई। तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मतलब क्लास से है, वो क्लास 6 बजे हो या 10 बजे हो या 10:30 बजे हो या सुबह हो या शाम को, क्लास होनी चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है, चलिए। वैसे इंग्लिश की क्लास हो गई थी, ठीक है। हालांकि मैसेज आने लगा था काफ़ी सारे बच्चों का कि सर क्लास है कि नहीं है। जैसे 7:15 बजे क्लास होती है, 7:20 या 7:22 में वीडियो शेयर की गई आप लोगों को। इतना जल्दी परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा सा वेट किया करिए, है ना। वैसे भी आप लोगों के पास इतना सारा मैटर ऑलरेडी है कि जहाँ से आप अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, लेकिन आपको क्लास मिलेगी, क्यों परेशान होते हैं ना। और क्लास अगर नहीं आ पा रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। विदाउट एनी प्रॉब्लम के ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास नहीं हो रही होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ इशू होगा, टेक्निकल इशू होगा। आप सबको पता है ऑनलाइन चीजें चलती हैं यहाँ से। कभी कभार टेक्निकल इशू हो जाता है, कभी कभार हम लोगों का काम निकल आता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हालांकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, कभी ऐसा नहीं करते हो। मुझे पता है, जिन लोगों ने पूछा भी होगा उनका उद्देश्य केवल ये जानने का था कि क्लास है कि नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास थी, आपको मिल भी गई थी। चलिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अवकाश ग्रहण चैप्टर के बारे में। और आप सबको पता है कि अवकाश ग्रहण के चैप्टर में हम लोगों ने कहां तक बात कर ली। अगर बात की जाए तो हम लोग इसके 4, 5, 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चों के जिन्होंने इसकी पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है, तो पहले जाकर के उन पुरानी क्लासेस को देख के आइए, फिर आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन के बारे में। हालांकि इस शब्द से आप सब में से बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे। इस शब्द से आप सब लोगों में से बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे। पुनर्मूल्यांकन, जी हाँ, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इंग्लिश में इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, ठीक है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आप सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस रिवैल्यूएशन शब्द से परिचित होंगे, खासकर वो बच्चे जिन्होंने इसके पहले प्रवेश वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ, हालांकि आप में प्रवेश वाला चैप्टर नहीं है तो आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सर कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं यहाँ पे वैसे भी डिटेल से ही पढ़ाऊंगा जिस तरीके का मैंने वहां पे पढ़ाया है। थोड़ा सा अंतर जरूर होता है उसमें और इसमें। तो फिलहाल अभी यहाँ पे बात करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुनो, और जिन्होंने पढ़ा वो भी और थोड़ा सा ध्यान से सुनो, तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अवकाश ग्रहण के बारे में। बेटा सारी चीज ना कड़ी को, परेशान मत हो, सारी चीजें कड़ी जोड़ करके बताई जाएंगी। ये पुनर्मूल्यांकन का टॉपिक क्या है, कैसा है, बेटा परेशान मत हो। कोई भी मैसेज फालतू का करने की जरूरत नहीं है कि सर समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने लिखा भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है समझ में नहीं आया। परेशान क्यों हो रहे हो बेटा। ठीक है, अमित सर जब भी कोई चीज शुरुआत करते हैं तो हमेशा उसको लिंकअप करके पढ़ाते हैं। कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा हुआ मैं आकर के सीधे टॉपिक लिखूं, आपको समझाना चालू कर दिया, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो वो पुनर्मूल्यांकन है क्या, कहां से शुरुआत हुई है, इसके बारे में पूरा एकदम पोस्टमार्टम करने वाले। तो परेशान बिल्कुल नहीं होगा, कोनो दिक्कत तो नहीं लेगा। ठीक है, सगला समझ में आई अपना पचन के, ये बताया दिल लागे। चलो ठीक है बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जब फर्म में कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो सिंपल सी बात है, कुछ आवश्यक लेख ही रखना पड़ता है। आप सबको पता है कि उन आवश्यक लेखों में सबसे पहले हुआ करता था नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना। हालांकि वहां पे मैंने नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात लिखा, जो कि वही होती थी, त्याग अनुपात गणना प्रवेश के समय होती थी। दूसरा हुआ करता था ख्याति के लेखे, और तीसरा हुआ करता था संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा, और चौथा हुआ करता था पुनर्मूल्यांकन। सर आपने संचय व अवतरित लाभों का बंटवारा हेडिंग नहीं डाली है बेटा, उसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। उसका केवल और केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि चिट्ठे में जो भी संचय व अवतरित लाभ दर्शाए गए हैं, ध्यान से सुन लेना, संचय में जो भी अवतरित लाभ एवं संचय दर्शाए गए हैं चिट्ठे में, वो पुराने साझेदारों के साथ साथ जो फर्म से अवकाश ग्रहण साझेदार करता है उसमें उसका भी हिस्सा होता है, यानी उसको भी राशि मिलती है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी वो चीजें यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल इसकी पढ़ने वाले। अब बात यह थी कि पुनर्मूल्यांकन लेखी होते क्या और आखिरकार ये पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है। बच्चा बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से, क्योंकि आपने अगर आज का सेशन अच्छे से पढ़ लिया और कल का 2 दिन पुनर्मूल्यांकन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, थ्योरी और प्रारूप के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और जल्दी ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से समझना पड़ेगा, चीजें थोड़ा सा कठिन है। और देखिए ये बात तो डन है कि चीजें अगर कठिन है तो आराम से ही पढ़ाई जाएंगी, और कठिन नहीं भी होगी तो भी आराम से पढ़ाया जाएगा। मेरी क्लास में एक चीज नहीं हो सकती है कि मैं कोर्स खत्म करने के चक्कर में अधूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये बात तो श्योर है। जिनको ऐसा अगर करना है कि सर कोर्स जल्दी खत्म करवा दीजिए,
तो बेटा दो ही काम है, या तो फिर आप फालतू का कहीं से भी लेकर के बैच परचेस करके वहां से पढ़ो, या तो आप पढ़ ही रहे होगे बैच खत्म करवाने के चक्कर पे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पेपर के पहले पहले आपका कोर्स खत्म होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है, ये मैं ले रहा हूं। लेकिन मैं पढ़ाते समय कोई अधूरा काम करूं, ये नहीं हो सकता। तो मेरे साथ यदि आपको पढ़ना है तो आराम से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस से ही कंप्लीट कराता हूं। ये बात भी डन है। बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन के बारे में। आइए पुनर्मूल्यांकन के बारे में हम लोग बात कर लें। सबसे पहले तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरकार पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, एकदम से माइंड को कंसंट्रेट करिएगा मेरे वीडियो पर, मेरी आवाज पर। मैं जो बोल रहा हूं, इतनी मीठी मेरी आवाज है, इतनी सुरीली मेरी आवाज है, उस सुरीली आवाज को अपने कानों में जरूर लगा के, ईयरफोन लगा करके ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो पुनर्मूल्यांकन, अरिजीत सिंह है ना, उसके जैसे मेरी आवाज है, सुन रहा है ना तू। चलो, पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है। तो बच्चा याद रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के प्रवेश के समय भी खोला जाता है, साझेदार के प्रवेश पर भी खोला जाता है, और साझेदार के अवकाश ग्रहण पर भी खोला जाता है, और साझेदार के अवकाश ग्रहण पर भी खोला जाता है। आपसे पहला ऑब्जेक्टिव यही पूछा जा सकता है कि आखिरकार पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है, और आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से मिलेंगे। अभी तो हालांकि मैं प्लान बना रहा हूं, शायद हो सकता है संडे को, इसी संडे में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करवाएं आपको निकाल करके, परेशान मत होना, ठीक है। तो साझेदार का प्रवेश और साझेदार के अवकाश ग्रहण पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, साझेदार के प्रवेश पर, ऑप्शन बी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे तुरंत अवकाश ग्रहण पर लगा के चले आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है चैप्टर। भाई जैसे इसी साल का सेशन है तो ये वाला चैप्टर तो आपने को पढ़ाया नहीं गया होगा, क्योंकि ये वाला हट गया है। और जो बच्चा, अभी ईमानदारी से बता रहा हूं, जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ, भले ये चैप्टर हट चुका है, जिस बच्चे ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है, उस बच्चे को ये चैप्टर समझ में आना इम्पॉसिबल है, लगभग गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है ना, उन बच्चों को ये चैप्टर इतना मजा आएगा पढ़ने में कि पूरा उनसे बनेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। हालांकि आपको, आपके हो सकता है आपके अपने परम हितैषियों लोगों ने ये सब नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यहां पे पूरा है। एक चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, वो क्या है, जब आप इसकी थ्योरी समझेंगे तो फिर आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो ये कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब खोला जाता है। तो प्रवेश पर भी खोला जाता है, अवकाश ग्रहण पर भी खोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी फर्म के जीवन काल में कितनी बार खोला जाता है। तो बच्चा याद रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता किसी भी फर्म के जीवन काल में कई बार खोला जाता है। कितनी बार खोला जाता है? कई बार खोला जाता है। आप सब लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हो जो इसके बाद वाला है, फर्म का समापन। आप सब ने, अब देखो चीजें रिलेट करते हुए पढ़ा रहा हूं तो मजा आएगा। आप सब ने फर्म का समापन चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपने वसूली खाता बनाया। आप सबको पता है रियलाइजेशन अकाउंट जिसको अपन कहते थे, आप सबको पता है कि वसूली खाता जो होता है वो फर्म के जीवन काल में केवल और केवल एक बार बनता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि वसूली खाता, मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि किसी भी कंपनी का वसूली खाता बनकर के तैयार हो गया है, इसका मतलब वो कंपनी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन अगर रही बात अवकाश ग्रहण खाते की, तो अवकाश ग्रहण के समय और प्रवेश के समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट बात यह आती है कि पुनर्मूल्यांकन में होता क्या है। तो बोलते पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति क्या दर्शाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति एवं दायित्व में कमी व वृद्धि को दर्शाते हैं। संपत्ति व दायित्व में कमी व वृद्धि को दर्शाते हैं। कमी व वृद्धि को दर्शाते हैं। कमी व वृद्धि को दर्शाते हैं। संपत्ति व दायित्व में कमी या वृद्धि को दर्शाते हैं। संपत्ति व दायित्व में कमी व वृद्धि को दर्शाते हैं। अब ये क्या है, अभी थोड़ी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनता है अवकाश ग्रहण करते समय, पॉइंट भी नोटेड याद रखना। अभी नए लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करना, धैर्य करना, आज का वीडियो पूरा देखना, कल का देखना, परसों का। आपको ये पूरा समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना, और ये पूरा चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जिन बच्चों ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने प्रवेश वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, साझेदार का प्रवेश, हालांकि वो हट चुका है, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने प्रवेश वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, उनको ये चैप्टर थोड़ा सा लेट समझ में आएगा।
और रही बात अगर डिटेल से नहीं समझाया गया ना तो ये चैप्टर समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के बारे में अवकाश ग्रहण में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये पुनर्मूल्यांकन प्रवेश का है और अवकाश ग्रहण का भी वही है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। पुनर्मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मत बोलने की ये तो प्रवेश वाले चैप्टर का है। अरे नालायकों, प्रवेश चैप्टर और अवकाश ग्रहण चैप्टर दोनों में पुनर्मूल्यांकन खाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल। तो संपत्ति व दायित्व में कमी या वृद्धि को दर्शाते हैं इस पुनर्मूल्यांकन खाते में। और पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रभाव क्या पड़ता है, बोले इस पुनर्मूल्यांकन खाते से जो भी लाभ या हानि आती है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको विशेष तौर पर ध्यान से देखना। इस पुनर्मूल्यांकन खाते से जो भी लाभ या हानि आती है उसे सभी साझेदारों में बांटा जाता है। सभी साझेदारों में बांटा जाता है। पॉइंट बी नोटेड कि सभी साझेदारों में बांटा जाता है। सभी साझेदारों में बांटा जाता है। सभी साझेदारों में बांटा जाता है। सभी लिखा हुआ है। सभी का मतलब क्या है, आपको कुछ याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलवा रहा हूं। जब भी साझेदार का प्रवेश हुआ करता था, सर आप पढ़ा अवकाश ग्रहण है, बात प्रवेश की कर रहे हैं, बात क्या है बेटा? बात यही है ना कि आपने प्रवेश नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक कम समझ में आएगा। तो ध्यान से समझो चीजों को। जब आप प्रवेश पढ़ रहे थे तो आपने ये देखा होगा कि पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ था, जब वो नया साझेदार प्रवेश करता था उसको उसमें हिस्सा नहीं होता था। जबकि अगर बात की जाए कि अवकाश ग्रहण करते समय जब भी पुनर्मूल्यांकन में जो भी लाभ या हानि आएगा उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का भी हिस्सा होगा। क्या अनुपात होगा? बोले यदि अनुपात नहीं है तो बराबर दिया जाएगा और जो अनुपात दिया होगा उसमें बांटा जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कमेंट करके बता दिया करो चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यह बात क्लियर हो गई पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में। अभी नॉर्मल मैंने बताया जहां से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है, कितनी बार खोला जाता है, क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में किनका लाभ हानि को बंटवारा किनके साझेदारों के मध्य किया जाता है, तो सभी साझेदारों के मध्य किया जाता है, ठीक है ना। अवकाश ग्रहण को भी पुनर्मूल्यांकन में लाभ में हिस्सा मिलता है, सिंपल सी बात है। अब एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है। बेटा अभी ये प्रगति के बारे में बता रहा था पुनर्मूल्यांकन के। आखिरकार पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है और ये अवकाश ग्रहण करते समय क्यों खोला जाता है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब फर्म से कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो सिंपल सी बात है, वो साझेदार जो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है वो ये जानने के लिए बेहद ही इच्छुक होता है कि आखिरकार इस समय वर्तमान में फर्म में लाभ क्या चल रहा है। और इच्छुक इसलिए भी होता है कि जब वो फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा तो अपने लाभ का हिस्सा लेकर के जाएगा। अब अच्छा, लाभ का हिस्सा क्यों लेकर के जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी व्यापार में पिछले 20 साल से व्यापार में हूं और आज यदि मैं इस व्यापार को छोड़ करके जा रहा हूं तो अब तक का जो भी लाभ हुआ होगा और इस साल का जो लाभ हुआ होगा वो सारा पैसा तो मैं लेके जाने वाला हूं, अपने हिस्सा, सारा का मतलब जो मेरा अपना हिस्सा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करता है। इस पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति एवं दायित्व के दो मूल्य दिए जाते हैं। उन मूल्यों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और वो संपत्ति व दायित्व के कौन कौन से मूल्य होते हैं, तो देखिए संपत्ति एवं दायित्व के दो मूल्य होते हैं। एक होता है बाजार मूल्य, एक होता है बाजार मूल्य या जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक मूल्य। और एक होता है वस्तु का बाजार मूल्य या वास्तविक मूल्य और एक होता है वस्तु का स्थायी मूल्य। स्थायी मूल्य का मतलब बेटा होता है, स्थायी का मतलब आप सबको पता है, मैंने शब्द बता दिया था वहां पे कि मतलब जो पहले से ही आपको दिया रहेगा, निश्चित मूल्य जो दिया रहेगा। तो एक बाजार का वास्तविक मूल्य होता है, एक बाजार का स्थायी मूल्य होता है। यानी कि जो भी संपत्ति दी रहती है उसके दो मूल्य हो सकते हैं, वास्तविक या बाजार मूल्य। और यदि आपको लिखना है तो यहाँ पे स्थायी मूल्य की जगह आप पुस्तक मूल्य भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। आप यहाँ पे पुस्तक मूल्य भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुस्तक मूल्य, तो बाजार मूल्य या वास्तविक मूल्य और पुस्तक मूल्य, कोई भी जो संपत्ति होगी बेटा और दायित्व होगा उनके दो मूल्य आपके क्वेश्चन पे मिलेंगे। एक तो मिलेगा बाजार मूल्य, एक तो मिलेगा पुस्तक मूल्य। आखिरकार ये बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य होते क्या हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। बात को समझना, चीजें लास्ट तक में आपको समझ में आ जाएंगे, भी ध्यान से समझना।
बाजार मूल्य का मतलब होता है कि जो संपत्ति का आज मूल्य है, सपोज दैट कि जब आपने संपत्ति खरीदी थी उस समय भवन का मूल्य 10,000 था, फर्नीचर का मूल्य 15,000 का, मशीनरी 8,000 की थी, फलाना ढिकाना ढिकाना, ये उस समय का क्या रहा होगा, पुस्तक मूल्य रहा होगा। तो जरूरी तो नहीं है कि अगर आज से 10 साल पहले आपने मशीनरी 10,000 की खरीदी होगी तो आज उसका मूल्य 10,000 हो। भाई मशीनरी चली होगी, उस पर हाथ लगा होगा, आपको पता है स्थायी संपत्तियों पर हाथ लगता है, तो जो आज मूल्य हो गया होगा 5,000, 4,000, 6,000, वो उसका बाजार मूल्य कहलाएगा संपत्ति का। और दायित्व का भी इसी तरीके से चलेगा। हो सकता है कोई संपत्ति आपने खरीदी रही हो 20,000 की, आज उसकी कीमत 40,000 हो गई होगी, तो ये उसका बाजार मूल्य कहलाता है। ये उसका बच्चा कौन सा मूल्य कहलाता है, बाजार मूल्य कहलाता है। तो संपत्ति और दायित्व के दो मूल्य दिए होंगे, बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य। इन्हीं संपत्ति के मूल्यों में या तो कमी हो सकती है या तो वृद्धि हो सकती है, और इन्हीं दायित्वों में या तो कमी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है। इस बात का पता हमें कैसे चलेगा कि संपत्ति का मूल्य घटा है या बढ़ा है, या दायित्व का मूल्य घटा है या बढ़ा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यदि संपत्ति का पुस्तक मूल्य 10,000 है और बाजार का पुस्तक मूल्य 5,000 हो चुका है तो 5,000 रुपया घटा हुआ है। अगर संपत्ति का मूल्य पुस्तकीय मूल्य दिया हुआ है 12,000 रुपया, बाजार मूल्य 15,000 दिया है, तो इसका मतलब 3,000 रुपया क्या हुआ है, मूल्य बढ़ा हुआ है। किसका, संपत्ति का। अगर मान लो कोई दायित्व का पुस्तक मूल्य 6,000 है और उसका बाजार मूल्य अगर 2,000 है, तो हम कह देंगे कि 4,000 रुपया पुस्तक मूल्य से घटा हुआ है, मतलब कमी हुई है। तो ये केवल इस बात का परिचायक होगा कि संपत्ति के मूल्य में कमी होगी कि वृद्धि। एक नालायक बोल रहा है कि सर कमी है वृद्धि आप क्यों बता रहे हैं। बेटा ध्यान से, आंख अगर है और दिमाग है तो ध्यान से देख। मैंने पहले ही बता रखा है कि पुनर्मूल्यांकन में संपत्ति और दायित्व में कमी या वृद्धि को दर्शाते हैं। तो बेटा पहले जान तो कि कमी क्या होती है, वृद्धि क्या होती है। बेटा जितना डिटेल से ना हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, जितना डिटेल से, दुनिया में तेरे को इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअली किसी को नहीं मिलेगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है ना उसको पता है, जो 99% आने वाला बच्चा है ना वो आप ही के साथ पढ़ रहा है, इसी कक्षा में वीडियो भी देख रही है वो लड़की और लड़का, ठीक है, उसको इसकी अहमियत पता है। या मोबाइल में हमारा वीडियो आता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि मोबाइल में पढ़ाने वाला टीचर है तो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही पढ़ा रहा हो बेटा, ठीक है। यहां पर आकर के ऑल इंडिया लोगों को पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहां पे कोई भी ऐसा शब्द बोल दूंगा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है मेरे को, मेरा रिकॉर्ड करके आप लोग या जो भी लोग हैं उसको ब्लेम करेंगे कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया, ठीक है। ये कोई एक छोटा सा कमरा नहीं है जहां पे लंबी चौड़ी कुछ भी फेंके रहूंगा। यहां मेरी क्लास ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, ठीक है। तो उसको सीरियस वे से पढ़ो, और जिसने सीरियस वे से पढ़ा उससे सारे आंसर आ रहे हैं, सब कुछ वो लगा के देख रहा है, उसको पता है उसकी अहमियत। अभी भी टाइम है, सीरियसली वे से पढ़ो, चीजें बहुत डिटेल से चल रही हैं। लिंक अप करके पढ़ा ना, कोई रट्टा नहीं मरवा रहा हूं। तो मैंने बताया कि संपत्ति एवं दायित्व का ये होता है बाजार मूल्य या वास्तविक मूल्य, और ये होता है पुस्तक मूल्य। अब आखिरकार होता क्या है कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे इस बात की जानने की जानकारी होती है कि आखिरकार वर्तमान में संपत्ति का मूल्य कितना बढ़ा है या घटा है, या दायित्व का कितना मूल्य घटा है या बढ़ा है। और जो भी दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि हुई होगी और जो भी संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि हुई होगी उसका लेखा पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाएगा। उसका लेखा पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाएगा। और फिर बेटा पुनर्मूल्यांकन से जो भी आएगा, लाभ भी आ सकता है, हानि भी आ सकती है। जो भी लाभ या हानि आएगा वो सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा। लाभ आएगा तो भी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दिया जाएगा, और यदि बच्चा हानि आई तो वो भी वो वहन करेगा। इससे पुराने साझेदारों यानी जो बचे हुए साझेदार हैं उनको भी लाभ होता है कि यदि फर्म की स्थिति आज अच्छी नहीं है तो उसके लिए वो भी आज जा रहा है तो आज तक के लिए वो भी जिम्मेदार है, तो उनको भी अच्छा लगता है। जो अवकाश ग्रहण कर रहा है वो भी सोचता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फर्म में लाभ हो रहा हो तो आज तक के तो उसका भी हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि आप सबको मैंने पढ़ा रखा है कि अवकाश ग्रहण करने के बाद ये स्थिति हो जाती है कि वह उस व्यापार से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये भी होता है कि भविष्य में कोई भी प्रकार की संपत्तियों और लाभों में वो प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में जो भी फर्म की संपत्तियों से कमी या वृद्धि से लाभ हुआ उसको पाने के लिए वो अधिकारी होता है। आगे चल के जब आपको मैं पार्टनर्स कैपिटल बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि क्या क्या उसको मिलता है डिटेल से। अभी ध्यान से समझते भर जाओ। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है आप लोग बहुत डिटेल से समझ चुके हो। मैंने आपको बताया कि पुनर्मूल्यांकन खाता एक ऐसा खाता होता है जो भी नए साझेदार के अवकाश ग्रहण पर और नए साझेदार के प्रवेश पर बनाया जाता है। यह फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है, और ये जब भी बनाया जाता है इसका उद्देश्य होता है कि संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, उसके पुस्तक मूल्य में या वास्तविक मूल्य में कमी या वृद्धि। अबे नालायक नहीं तो वेट कर। बाजार मूल्य का मतलब होता है कि बैलेंस शीट बनी होगी, बैलेंस शीट के अंदर जो मद लिखी होगी वो पुस्तक मूल्य पे होगी और जो नीचे लिखी होगी वो बाजार मूल्य पे होगी। अभी ये चैप्टर पढ़ चुका है
फर्म का समापन, फिर भी पूछा है कि बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य क्या होता है, नालायक नहीं था। ठीक है बेटा, ये क्लास कई जगह ऑनलाइन दूसरे बैचों में जाती रहती है लाइव, तो इसलिए वो भी कमेंट करते रहते हैं, आप लोगों को नहीं दिखता होगा, प्राइवेट किए जाते हैं वो कमेंट को। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो बाजार मूल्य या पुस्तक मूल्य, बाजार मूल्य या पुस्तक मूल्य में होता है, इस बात को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आप लोगों को कमेंट करने के लिए दे देंगे ना, तो जो पुरानी क्लासेस आपको मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड भी पूरी क्लास दी जाती हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो देखते जा करिए। ठीक है, और नहीं तो कहा करिए तो कल से लाइव वाले में जोड़ दे, तो बस एक है टाइम देख पाओगे, फिर दोबारा ना देख पाओगे ना, ऐसा नहीं बेटा। क्या करोगे लाइव में आके, फालतू का कमेंट करोगे और कुछ ना करोगे, है ना, तो ये ज्यादा बेटर है। आपको लाइव ही तो है, आप देखो ध्यान से, बस कमेंट नहीं हो रहा। तो बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के बारे में हमने ये बता दिया। पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ हानि सभी साझेदारों में बांटा जाता है, ये भी हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट बात, आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी चैप्टर में कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय या पुनर्मूल्यांकन खाते की एंट्रियां बताओ। बिल्कुल आएगा बेटा, हालांकि इसके बारे में हमने प्रवेश चैप्टर में लिखाया हुआ है, लेकिन चूंकि प्रवेश चैप्टर तो आपका हट चुका है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने प्रवेश चैप्टर को पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां भी आती हैं, केवल एंट्री करने के लिए आता है, सवाल इसका नहीं आएगा, सवाल पुनर्मूल्यांकन का आएगा, प्रविष्टि का नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का अपना क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टि, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टि, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां कीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। कुछ मेरे छोटे भाई बहन होंगे, यानी कि जो पहले पढ़ चुके होंगे, तो वो बोलेंगे सर ये थ्योरी तो 4 पार्ट में भी थी प्रवेश चैप्टर में। बेटा ये थ्योरी 4 पार्ट में भी थी और इस पार्ट में भी है। तो सर अगर उस चैप्टर में हमने याद कर लिया, बेटा तुमने इसलिए याद कर लिया क्योंकि तुमने वो चैप्टर पढ़ लिया है, और जो लोग ये चैप्टर यहां से पढ़ेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, तो यहां पे इस चैप्टर पे लिखा नहीं होगा, इस चैप्टर में लिखी नहीं होगी एंट्री, लेकिन आपके एग्जाम में एंट्री आएगी, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन हिस्सा अवकाश ग्रहण का भी है। अब बीच में नहीं टोकना, क्यों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बेटा, अगर तू मेरे जैसा सोचने लगता तो आज को तू नहीं यहां पे खड़ा होता, सिंपल सी बात है ना, ध्यान से समझो। तो पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां लिखिए, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब पुनर्मूल्यांकन हेतु कौन कौन सी प्रविष्टियां होती है, इसको ध्यान समझना। पहला, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। पहला क्या होता है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, ये बढ़ने ऐसे नहीं लिखा जाता यार, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर ऐसे लिखा जाता है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर ऐसे लिखा जाता है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। बिल्कुल। एंट्री क्या लिखोगे, बोले एंट्री लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी याद हो जाएगा, परेशान मत होना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग assets increase amount, being assets amount increase। बच्चा इसका मतलब होता है कि संपत्ति का मूल्य क्या हुआ है, बोले संपत्ति का मूल्य बढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो बीइंग एसेट्स अमाउंट इंक्रीज या बीइंग इंक्रीज एसेट्स एक ही बात होती है, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ये भी एक ही बात होती है। दूसरा होता है संपत्ति का मूल्य घटने पर। दूसरा क्या होता है, बोले संपत्ति का मूल्य घटने पर, संपत्ति का मूल्य घटने पर, संपत्ति का मूल्य घटने पर। बच्चे यहां पे एंट्री क्या होगी, बोले यहां पे एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। बच्चा नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज यानी कि मतलब होता है संपत्ति का मूल्य घटने पर, बीइंग रिलीजिंग या डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज। क्लियर है यहां तक। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। बच्चे याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, परेशान मत होना, ठीक है। फिर क्या है, दायित्व में कमी होने पर, फिर क्या है, दायित्व में कमी होने पर, फिर क्या है, बोले दायित्व में कमी होने पर,
दायित्व में कमी होने पर। बच्चा दायित्व में कमी होने पर एंट्री क्या होगी? तो दायित्व में कमी होने पर एंट्री होगी आपकी लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिख रहा है यहां पे, एक बार चेक कर लेते हैं। लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा एंट्री हो जाएगी बीइंग लायबिलिटीज या बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब होता है कमी हुई, बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग डिक्रीजिंग इन लायबिलिटीज। अगली एंट्री चौथी, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा? बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटीज अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग इंक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीजिंग, बीइंग इंक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीजिंग इन लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीजिंग इन लायबिलिटीज। पुनर्मूल्यांकन में लाभ होने पर, पुनर्मूल्यांकन में लाभ होने पर, लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स, टू ऑल partners, to all partners capital account, to all partners capital account, being revaluation profit, revaluation profit distributed all partners। ऑल पार्टनर्स का मतलब होता है कि जो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ है वो सभी साझेदारों पर बांटा गया है। ऑल पार्टनर्स, बेटा ये तुम भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर, अरे बेटा नाराज मत हो बेटा, याद करा दूंगा, आज ही याद करा के दूंगा, क्यों परेशान हो रहा है? अरे याद होंगी बेटा, सब कुछ याद होगा। पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर, पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर, पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर, पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर आंसर होगा इसका ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक सेकंड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बेटा नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग रिवैल्यूएशन लॉसेस, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसी का मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यानी कि पुराने अनुपात में ही बांटा जाएगा। इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। बच्चों ध्यान से बात को समझो, याद कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, पुनर्मूल्यांकन नहीं तो जनरल प्रविष्टियां लिखिए, तो आपको ये प्रविष्टियां लिखनी पड़ेगी, नरेशन भी लिखना पड़ेगा। एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर नरेशन लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, क्या नहीं लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। नरेशन क्यों नहीं लिखना पड़ेगा बेटा, नरेशन तो लिखना पड़ेगा।
तो पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्ट करने पर संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर तो एसेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रट्टा नहीं मारना, ध्यान से समझना। संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दायित्व का मूल्य बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज अकाउंट। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एसेट्स अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ, यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, अंतर है। ये संपत्ति है और ये दायित्व। अब याद करा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये संपत्ति है, ये दायित्व है। दायित्व को लायबिलिटीज कहते हैं, संपत्ति को एसेट्स कहते हैं। बहुत सारे नालायक तो ये नहीं जानते होंगे, तो भाई ये समझ ले पहले। एसेट्स को संपत्ति कहते हैं, लायबिलिटीज को दायित्व कहते हैं। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो एसेट्स क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर दो ही चीज होगी, या तो एसेट्स डेबिट होगा या तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो एसेट्स क्या होगा? डेबिट होगा। और यदि दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ये बात याद कर लो कान खोल के। और यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, एसेट्स डेबिट होगा, तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन होगा। तो यहां पे दायित्व का मूल्य बढ़ने पर यदि रिवैल्यूएशन डेबिट होता है तो लायबिलिटीज क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक तो याद कर लिया तो सारी याद ना हो गई तो नाम बदल देना मेरा। मत बदलना यार, माता पिता ने बड़े अरमानों से पाला है, बड़े अच्छा नाम भी दिया है। कितना अच्छा नाम है सोचो, अमित। अमित, बहुत सारे बच्चे तो मेरा पूरा नाम जानते ही नहीं है। अमित कुमार, अमित कुमार द्विवेदी। कुमार लिखता हूं, बाकी मैं शादीशुदा हूं, ठीक है। काफी बच्चे हैं मेरे। अमित कुमार अमित कुमार द्विवेदी, DWIVEDI, बिल्कुल अमित कुमार द्विवेदी। काफी बच्चे नहीं है भाई, एक ही बच्चा है अपना। अमित कुमार द्विवेदी, अमित कुमार द्विवेदी, ये मेरा नाम है। कितना अच्छा नाम है, नाम चेंज नहीं करना मेरा। तो पुनर्मूल्यांकन में लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, मेरे बच्चे का क्या नाम है? अच्छा, मेरे बच्चे का नाम है मानस। एक बच्चा पूछा है, सर आपके बालक का क्या नाम है? मैडम का नाम मत पूछना, ठीक है, बहुत मारूंगा। मेरे बच्चे का नाम है मानस। मैंने अपने बालक का नाम भी बड़ा आसानी से रखा हुआ ताकि बेचारा बड़ा होकर के ना बहुत अच्छे से नाम अपना याद कर सके। मानस। स्पेलिंग लिखने में दिक्कत ना हो। जो कुछ बच्चों के नाम क्या रहते हैं, यशोदानंदन, दुर्योधन, ऐसे नाम रख दिए। बेचारा सुतीक्षण, वो हिंदी में तो लिख नहीं पड़ा साला, अपन हिंदी से भी सुतीक्षण नहीं लिख सकते हैं, उसको बेचारे को इंग्लिश की स्पेलिंग याद करना पड़ता है। ऐसे सरल नाम होना चाहिए। सुतीक्षण नाम का बच्चा भी सोचता है किसी का नाम है तो नहीं भाई, बुरा मत मानना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम जाती है ना। हम लोग बचपन में तो छोटे नाम नहीं होते थे, सारी स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग सुनाओ। पहला भाई कोई भी आता तो यही पूछता था अपने नाम की स्पेलिंग सुनाओ। अब हमारा नाम सुतीक्षण है, हम कछु बता दी, सामने वाले को भी याद नहीं होगा सुतीक्षण की स्पेलिंग क्या होती है ना। अपन की बढ़िया सरल स्पेलिंग है, बालक की भी सरल है, अपन ने लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अपन तो प्रैक्टिकल वाले बंदे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर एसेट्स डेबिट होगा, दायित्व का मूल्य बढ़ने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो दायित्व की बात होगी तो लायबिलिटीज क्रेडिट होगा। अब यहां एसेट्स तो क्रेडिट नहीं होगा ना, दायित्व की बात कर रहा नालायक, ठीक है। संपत्ति का मूल्य घटने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, दायित्व के मूल्य कमी होने घटने पर कौन डेबिट होगा? लायबिलिटीज डेबिट होगी। अब यदि संपत्ति का मूल्य घटने पर रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो क्रेडिट एसेट्स होगा, यहां दायित्व का मूल्य घटने पर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हुआ तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन होगा। या तो डायरेक्ट भी आ सकते हो, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन, और जब घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो एसेट्स हो जाएगा। दायित्व का मूल्य घटेगा तो लायबिलिटीज अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, दायित्व का मूल्य वृद्धि होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो लायबिलिटीज अकाउंट होगा। और इनकी दोनों की तो बहुत ही सरल है। पुनर्मूल्यांकन में लाभ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगी। क्यों क्रेडिट होगी? अरे भैया मेरे, सभी लाभ और आय क्या होती है? क्रेडिट होती हैं। और क्योंकि लाभ होने पर सभी पार्टनर्स को लाभ मिलेगा, इसलिए वो क्रेडिट होगा। और पुनर्मूल्यांकन का लाभ साझेदारों के मध्य किस अनुपात में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। किस अनुपात में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो का मतलब होता है बेटा पुराना अनुपात। ओल्ड रेशियो का मतलब होता है बेटा पुराना अनुपात। और पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर सभी साझेदारों को डेबिट इसलिए किया जाता है उनकी रकम के साथ, क्योंकि सभी व्यय एवं हानियां डेबिट होती हैं, इसलिए सभी साझेदारों को, अरे बेटा क्योंकि पुनर्मूल्यांकन लाभ यानी मिलेगा किसको? बोले साझेदारों को। तो जब हानि होगी तो सिंपल सी बात है, सभी साझेदार क्या होंगे? डेबिट होंगे, क्योंकि समस्त व्यय एवं हानियां डेबिट होती है। तो सर व्यय एवं हानियां डेबिट होती हैं, पार्टनर्स कैपिटल कैसे डेबिट होगी? अरे भैया तो वो लाभ, आय एवं हानि मिलेगी किसको? बोले साझेदार को। तो जब लाभ होगा तो साझेदार को क्रेडिट करेंगे, जब हानि होगी तो साझेदारों को डेबिट करेंगे। ईमानदारी से बताओ किससे किससे याद हो गया?
याद हो गया? अपने मन में एक बार याद करके सोचो। संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्ति का मूल्य घटने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट, दायित्व का मूल्य घटने पर लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दायित्व का मूल्य बढ़ने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन में लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पुनर्मूल्यांकन में हानि होने पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू लायबिलिटीज अकाउंट। नरेशन बहुत ही सिंपल सा है, जहां इंक्रीज हुआ तो इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, इंक्रीजिंग एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स। बहुत सिंपल सा है बेटा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ये बात? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? पुनर्मूल्यांकन क्या था, पुनर्मूल्यांकन के समय कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टि करनी पड़ती है, आखिरकार पुनर्मूल्यांकन खाता खोला क्यों जाता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है बेटा, विस्तार से चर्चा की है बेटा। ठीक है, विस्तार से चर्चा की है। अब कल हम लोग बात करेंगे इसके प्रारूप के बारे में, और कल हम लोग बात करेंगे पूंजी खाते के भी बारे में, और कल हम लोग सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इतना याद रखिएगा कि प्रवेश से पुनर्मूल्यांकन थोड़ा सा अलग है। बस अंतर क्या है, आपने यहां पे ध्यान से देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि पुनर्मूल्यांकन में जो भी लाभ या हानि आएगा वो सभी साझेदारों में बांटा जाएगा, जो अवकाश ग्रहण करेगा उसको भी दिया जाएगा, क्योंकि आज जब वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसका भी उसमें लाभ होगा। सिंपल सी बात है, तो उसको भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा, जबकि प्रवेश के समय नहीं दिया जाता था। तो बेटा हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे से सारी चीजों को कवर करेंगे। रेगुलर क्लास होंगे बेटा, किसी दिन अगर क्लास नहीं हो पा रही है तो परेशान होने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि किसी दिन अगर कोई भी क्लास नहीं हो, ऐसा तो बहुत कम। पिछले जुलाई से अगर क्लास की बात कर दी जाए तो किसी दिन में बहुत रेयर केसेस में हुआ जब ऐसा हुआ हो कि कोई क्लास एक दिन ना हुई हो। बाकी डेली 2 क्लास होती है, कभी कभार एक क्लास नहीं होती है, तो एक तो जरूर करवा देते हैं ताकि बच्चा पढ़ता रहे। वैसे तो नॉर्मली डेली क्लास ही होती है, दोनों ही होती हैं, है ना। चलो ठीक है, इतना रिवीजन करके आना नए लोगों के लिए बहुत बड़ा मैटर है, और जो क्लास पहले से पढ़ चुके हैं प्रवेश वाला चैप्टर, उनके लिए तो केवल देखना बस है, दोबारा रिवीजन करने की भी उनको आवश्यकता नहीं है, वो समझ चुके हैं इसमें पुनर्मूल्यांकन कैसा होने वाला है। बेटा पुनर्मूल्यांकन होगा, चाहे वो प्रवेश में होगा चाहे अवकाश ग्रहण पे होगा। ठीक है, अंतर कहां पे होगा, लाभ हानि के बंटवारे पे होगा। ठीक है, तो कल अपन प्रारूप पढ़ेंगे, प्रारूप बिल्कुल वही होगा, आप लोग रिवीजन करके आना पुराने, नए लोग यहाँ पे देखना उसको। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अवकाश ग्रहण अगर पढ़ना है तो क्या प्रवेश पढ़ना जरूरी है? बेटा मोस्टली तो नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा सा इफराज समय है तो एक बार प्रवेश के चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेना, और शुरुआत के लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है प्रवेश वाले के, जहां से पुनर्मूल्यांकन का शायद 6-7 वीडियो के बाद होगा, वो 5-6 वीडियो के बाद, उसको अगर पढ़ सकते हो तो एक बार पढ़ लेना, अच्छा टॉपिक है वो। नहीं पढ़ ले मत पढ़ना, यहाँ का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे कराई जाएगा विस्तार से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की बातें मुलाकातें यहीं पे समाप्त होती हैं। बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी, जब हम लोग पुनर्मूल्यांकन के विस्तार से प्रारूप और पुनर्मूल्यांकन बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आज फ्राइडे है, दिन 7 तारीख है। ठीक है, और आपके पास अगर घड़ी है तो आप देख सकते हैं रात के 10:35 से प्लस ही हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, या 10:30, 30, 35 लगभग यही होंगे, क्योंकि हमारे कमरे में यहाँ पे कोई भी घड़ी नहीं है और ना ही हम लोग घड़ी लगवाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी 2 साल पहले की क्लास थी तो आज की दिन ही हुई थी। ठीक है, और आज की तारीख मैं बता रहा हूँ भाई, ये भी बता दूं कि 2021 लग चुका है। नहीं बोलेंगे सर जी क्या पता पुराने साल की क्लास याद दे दिया, ऐसा नहीं होता यार। कुछ बच्चे नालायक हैं, वो पूछ रहे थे, उनके लिए बता दिया। ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगी तो बताना। इसी तरह की फोटो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों में मैं अपनी स्टेटस में लगा दूंगा, पता चलेगा सर जी इसी टाइम की क्लास है। चलो ठीक है, तो बाकी बातें मुलाकातें बच्चा हमारी आपसे कल होती हैं। कल फिर मिलते हैं, एक बार रिवीजन करके जरूर आइएगा। नए बच्चे स्पेशली रिवीजन करके आइएगा, और थोड़ा सा वेट करिएगा नए बच्चे, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अभी तक आया, आगे भी आएगा। पुराना जितना भी पढ़ा चुका हूं उसको रिकॉल कर लेना, ख्याति के लेखे वगैरह वाला। ठीक है, और अब समय आ गया है जब सुबह उठ करके पढ़ने की बारी आ चुकी है, तो सुबह उठ के और मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें हमारे आपसे कल होंगी। आपने हमें सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और इसने इसी तरीके से हम पर, और अरे साउंड जान के बंद कर दी थी, हमारी A3 अकेडमी पर बना के रखिए। बाय एंड गुड नाइट।